वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीट संसार। मैं कमलेश्वर सिंह आज आपको अपने बायोलॉजी 360 आउट ऑफ 360 सीरीज का पार्ट 3 करवाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, हमारा आज का सेशन शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन से विभज्योतक बहुत से पौधों की मूल तथा प्ररोह के परिपक्व क्षेत्रों में नहीं होते हैं। तो आपको याद करना है कि अंतर्वेशी विभज्योतक बहुत से विभज्योतक के मूल तथा प्ररोह के परिपक्व क्षेत्र में नहीं होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, उपास्थील मछलियों में मैथुन अंग क्लेस्पर रूपांतरण होता है, यानी कि कार्टिलेजिनस फिशेस में जो उनका मैथुन अंग है क्लेस्पर, वह किसका रूपांतरण होता है? तो यह अपने पेल्विक पंख का रूपांतरण होता है। सीधे आपको याद करना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, मॉस की वह कौन सी अवस्था है जिसमें पत्तियां ऊर्ध्व बेलनाकार अक्ष पर सर्पिल क्रम में विन्यासित होती हैं? तो यह मॉस की पर्णिल अवस्था होता है। सीधे आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन, एस्परजिलस व न्यूरोस्पोरा संबंधित हैं। तो आप हमें बताना है कि एस्परजिलस और न्यूरोस्पोरा ये दोनों अपने एस्कोमाइसिटीज से संबंधित हैं। और आपको एक बात यहाँ पर न्यूरोस्पोरा के बारे में आपको याद रखना है कि इसे हम पादप जगत का ड्रोसोफिला कहते हैं। ये आपको इसके बारे में एक और चीज याद रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, ज्वाला कोशिकाएं उत्सर्जी संरचना होती है किसमें? मतलब पूछा है कि फ्लेम सेल किसमें उत्सर्जी संरचना होता है? तो हमारा फ्लेम सेल प्लेटीहेलमिन्थेस में उत्सर्जी संरचना होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग्म पादप के खाद्य भाग के लिए सही है? तो आपको मैं सीधे बता दूं कि अपना नारियल का भ्रूणपोष जिसको हम खाते हैं, सीधे आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाहिनिकाओं का लक्षण नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा ट्रैचिड्स का लक्षण नहीं है? तो देखते हैं, अंत्य भित्ति छिद्रित होती हैं, तो यह वाहिनिकाओं का लक्षण नहीं है। और अन्य है जैसे कि गर्त उपस्थित होता है, मोटी तथा लिग्निन भित्ति उपस्थित होता है, और जाइलम के संवहनी तत्व होते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर पहला वाहिनिकाओं का लक्षण नहीं है, आपको याद कर लेना है सीधे ही। अगला क्वेश्चन है, कशेरुकियों में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित कौन से तंतु होते हैं? तो कशेरुकियों में सबसे ज्यादा मात्रा में उपस्थित तंतु कोलेजन होता है, आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, टेरिडोफाइट के गुणसूत्रों की द्विगुणित संख्या किसमें होती है? तो हमारे टेरिडोफाइट में गुणसूत्रों की द्विगुणित संख्या बीजाणु पर्णों में होती है। सीधे ही आपको याद करना है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमें अगले प्रश्न में गलत सुमेलित को चुनना है। तो देखते हैं, आधारीय सूरजमुखी सही है, मुक्त केंद्र की डायंथस, और एक होता है प्रिमरोज, यह भी सही है। अक्षीय तो प्रिमरोज यहाँ पर मुक्त केंद्र की हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर गलत हो जाएगा। और चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों को ए से डी तक पढ़ो और बताने कि यह कथन किस वर्ग के लिए सही है। तो चलिए पढ़ते हैं। सभी प्राणी कुछ मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं, बिना जबड़ों का वृत्ताकार मुख होता है,
शरीर में शल्क तथा युग्मित पंखों का अभाव होता है। परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। तो ये सभी अपने साइक्लोस्टोमेटा का गुण होता है और यह एक PYQ क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कुल फाबेसी का अभिलाक्षणिक गुण है। तो इसको आपको सीधे याद करना है कि अपने फाबेसी कुल में सीमांतीय बीजांडान्यास यानी कि मार्जिनियल प्लेसेंटेशन होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है हमें चित्र दिए गए चित्र में पादप को पहचानिए और ए और बी को हमें बताना है। तो यह अपना फ्यूनेरिया है और हमारा यहाँ पर बीजाणुद्भिद है और हमारा बी युग्मोद्भिद यानी कि हमारा ये हमारा युग्मोद्भिद हो गया और ए हमारा बीजाणुद्भिद है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी संरचना अंतःपद्रवी जालिकाओं की बाहरी सतह पर जुड़ी रहती है, यानी कि कौन सी संरचना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बाहरी सतह पर जुड़ी रहती है। तो ये अपना हो जाएगा पॉलीजोम अपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बाहरी सतह पर जुड़ा रहता है अपना पॉलीजोम। सीधे आपको याद कर लेना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सही मिलान है। तो बताना है कि इनमें से कौन सा सही मिलान है। तो आपको सीधे याद करना है कि यहाँ पर एंटीडोन को हम समुद्री लिली यानी कि सी लिली कहते हैं। सीधे आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सम्मुख पर्ण विन्यास को दर्शाता है, यानी कि अपोजिट फिलोटैक्सी को दर्शाता है। तो आपको याद रखना है कि हमारा कैलोट्रॉपिक्स सम्मुख पर्ण विन्यास को दर्शाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है वे प्रोटिस्ट जिनमें प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत होती है जो इनकी संरचना को लचीला बनाती है और यह किसमें होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि यह यूग्लिनाइड में होता है और इसे हम पेलिकल कहते हैं। सीधे आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कोशिका को जीवित अवस्था में रखने के लिए आवश्यक होता है। तो आपको सीधे याद करना है कि उपापचयी क्रिया कोशिका को जीवित अवस्था में रखने के लिए आवश्यक है ना। जीवित अवस्था यानी कि लिविंग स्टेट बनाए रखने के लिए कौन सा आवश्यक है। तो वह है उपापचयी क्रियाएं याद रखनी है आपको सीधे ही। अगला क्वेश्चन है दृढ़ोत्कीय अधचर्म तथा बिखरे हुए संवहन पुल पाए जाते हैं, यानी कि स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस और स्क्लेरेटेड वेस्कुलर बंडल कहाँ पाए जाते हैं। तो यह अपना एक बीजपत्री तना में पाया जाता है। सीधे ही आपको याद रखनी है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा दोहरी कुंडली वाले डीएनए के लिए सही नहीं है। तो आपको मैं इसका सीधा सही आंसर बता देता हूं। अपन ये ऑप्शन अपने सीधे ही मेरे टेलीग्राम चैनल से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है मटर में पुष्प होते हैं। तो मटर में पुष्प एक व्यासमित अधोजायांगी तथा एक्सिलरी पुष्पदल विन्यास युक्त होते हैं। सीधे आपको याद रखना है। आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन भरण ऊतक तंत्र का भाग नहीं है। तो हमारा जो ट्राइकोम्स है वह भरण ऊतक तंत्र का भाग नहीं है। अन्य सभी भरण ऊतक तंत्र का भाग हैं। आपको सीधे याद करना है। यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सही है। बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो सीधे मैं इसका सही आंसर बताता हूं कि बहुकोशिकीय जीवों में केवल यूकैरियोटिक कोशिका सम्मिलित है।
यह सही बात है, अन्य चीजें यहाँ पर गलत हैं, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूत्र कणिकाओं की अधात्री में निम्न में से कौन सा घटक उपस्थित होता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में इनमें से कौन सा घटक उपस्थित होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में एमआरएनए उपस्थित होता है, इसमें 80S नहीं 70S राइबोसोम उपस्थित होता है, और इसमें डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए अणु उपस्थित होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा डाइसेकेराइड ग्लूकोज का बना होता है। तो हमारा माल्टोज ग्लूकोज का बना होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ग की श्रेणी में सबसे कम समान लक्षण देखने को मिलेगा। तो हम जैसे जैसे ही ऊपर जाते हैं श्रेणी में हमें लक्षण हमारा समान होना कम हो जाता है, तो प्रभाग यानी कि डिवीजन में सबसे कम लक्षण देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, लिनियस के अनुसार क्लेमाइडोमोनास एवं क्लोरेला को किस जगत में रखा गया है। तो इसको जगत प्लांटी में रखा गया है लिनियस के अनुसार, सीधे ही आपको याद करना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए की दोहरे हेलिक्स में दोनों स्ट्रैंड क्या कैसे होते हैं। तो एक सामान्य अक्ष पर दोनों कुंडलित होते हैं, सीधे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वायराइड से बने होते हैं, मतलब वायराइड किस चीज के बने होते हैं। तो हमारा वायराइड केवल न्यूक्लिक अम्ल का हमारा बना होता है, सीधे ही आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से किन पादपों के रेशे तो परिरंभ से प्राप्त होते हैं, यानी कि किसके फाइबर पेरिसाइकल से प्राप्त होते हैं। तो हमें याद रखना है कि भांग और अलसी के रेशे पेरिसाइकल से प्राप्त होते हैं, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन है, भोजन के लिए रेती के समान घिसने का अंग उपस्थित होता है। तो यह सीधे आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और यह आपके मोलस्का में उपस्थित होता है, सीधे ही आपको याद रखना है, और यह आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमें अगले क्वेश्चन में यहाँ पर ABCD को हमें बताना है, तो देखते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो हमारा है, यह हमारे ये हमारे G0 अवस्था को दर्शाता है, और हमारा B G1 अवस्था को, हमारा C S और हमारा D G2 अवस्था को दर्शाता है, सीधे ही आपको याद करनी है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमें बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। तो चलिए देखते हैं। सभी जीव कोशिका एवं कोशिका उत्पाद से बने होते हैं, सही बात है। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिका से बनती हैं, सही बात है। स्लाइडेन के अनुसार सभी पौधे भिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जो पौधों का उत्तक तत्व बनाती हैं, यह भी सही बात है। स्वान के अनुसार जंतु कोशिका में एक बाहरी पतली परत होती है जो कोशिका भित्ति नहीं, यह अब अपना जीव द्रव्य झिल्ली कहलाता है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा 3 सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें घटनाओं को सही अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा सिनेप्सिस होगा, उसके बाद फिर क्रॉसिंग ओवर, उसके बाद फिर सिनोप्टोमियल कॉम्प्लेक्स का विघटन होगा, और उसके बाद काइजमेटा का उपांति भवन, और लास्ट में गुणसूत्रों का पृथक्करण होगा। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कोशिका भित्ति कोशिका के परिपक्वन पर धीरे धीरे हटती जाती हैं, परंतु उनमें वृद्धि करने की क्षमता निहित होती है।
तो यह केवल प्राथमिक कोशिका भित्ति में होता है। सीधे ही आपको याद करना है, आपके एनसीईआरटी का पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, हमें बताना है कि कितने कथन यहाँ पर सत्य हैं। तो देखते हैं, कोशिका द्रव्य गोल्जी काय के चारों तरफ उपस्थित होता है और उनमें अन्य कोशिकांग नहीं होते हैं। तो यह हमारा सही बात है। कोशिका द्रव्य गोल्जी काय के चारों तरफ उपस्थित होता है और गोल्जी काय के चारों तरफ अन्य कोशिकांग नहीं होते हैं। अगला है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम केंद्रक झिल्ली के निर्माण में सहायता करता है। यह भी सही बात है। चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड के उत्पादन से संबंधित है। सही बात है। गोल्जी काय स्रावी कोशिकाओं में प्रचुरता से पाया जाता है। यह भी सही बात है। तो हमारा सभी चारों कथन सत्य हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संरचना जीवाणु कोशिका के मीजोजोम के विस्तार से नहीं बनता, यानी कि इसमें से कौन सी संरचना मीजोजोम के विस्तार से नहीं बनता है। तो सिस्टर्नल मीजोजोम के विस्तार से नहीं बनता है, अन्य सभी संरचनाएं मीजोजोम के विस्तार से बनता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी कोशिका संधि पदार्थों को ऊतकों से बाहर निकलने से रोकती है। तो हमारा दृढ़ संधि यानी कि टाइट जंक्शन कोशिका कोशिका पदार्थों को संधि से बाहर निकलने से रोकती हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर सही मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा अमीनो अम्ल प्रोटीन से मिल जाएगा, वसी अम्ल और विसराल वसा से, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक अम्ल से, और हमारा साधारण शर्करा मोनोसेकेराइड से। सीधे आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि एक अंड कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या तथा डीएनए की मात्रा क्रमशः 20 तथा 100 पिकोग्राम है, तो मध्यावस्था फर्स्ट और मध्यावस्था सेकंड के समय गुणसूत्रों की संख्या तथा डीएनए की मात्रा क्रमशः होगी। तो भाई सीधे सीधे आपको याद करना है कि मध्यावस्था 1 और अपना 2 में 4, 420, 200 इस प्रकार से यह उपस्थित होगा। सीधे ही आपको याद करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हमें ए से डी तक पढ़ना है और राना टिग्रिना यानी कि मेढक के लिए इनमें से सही कथन बताना है। तो चलिए देखते हैं। शरीर सिर और धड़ में विभाजित होता है। सही बात है। त्वचा नम और शल्क रहित होती है। सही बात है। श्वसन क्लोम फुफ्फुस और त्वचा द्वारा होता है। यह भी सही बात है। निषेचन आंतरिक होता है। तो यह गलत है। निषेचन बाहर होता है। यह सही हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर 3 कथन यहाँ पर सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, रिक्सिया मार्केंसिया साल्विया तथा सिलेजिनेला में क्या समानता है। तो इन सभी में गतिशील नर युग्मक होता है। ये दोनों अपने ब्रायोफाइट हैं और ये साल्विया और सिलेजिना दोनों टेरिडोफाइट हैं। सीधे आपको याद कर लेना है। और इनमें समानता यह है कि इनमें गतिशील नर युग्मक होता है। यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न समूहों में से कौन सभी पॉलीसेकेराइड समूहों का है। तो आपको सीधे याद करना है, इसमें स्टार्च, ग्लाइकोजन तथा सेल्यूलोज ये सभी पॉलीसेकेराइड हैं, अन्य में नहीं है। चलिए अब हमें इसमें पहचानना है कि यह किस उपकला को प्रदर्शित करता है। तो यह अपना कॉल्यूमनर एपिथेलियम कॉल्यूमनर सिलिएटेड एपिथेलियम को प्रदर्शित करता है। सीधे आपको याद कर लेना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस पादप में छोटी विशिष्ट मूल जिसे प्रवाल मूल कहते हैं नाइट्रोजन स्थिर करने वाले साइनो जीवाणु के साथ सहयोग कर लेता है। तो सीधे आपको याद करना है कि साइकस में प्रवाल मूल होता है। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में बताना है कि
दी गई सूची में कितने भूमिगत तने का रूपांतरण नहीं है। तो पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि भूमिगत तने का रूपांतरण यहाँ पर आलू, अदरक, हल्दी और हमारा अरबी है। और अन्य जो बच गया चुकंदर, शकरकंद और मूली, ये तीनों तने का नहीं है, यह जड़ का है। तो यहाँ पर 3 भूमिगत तने का रूपांतरण नहीं है, सीधे आपको याद रखना है एग्जाम्पल को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमें यहाँ पर अगले क्वेश्चन में ABCD को पहचानना है। तो यहाँ पर हमारा A आंतरिक झिल्ली है और हमारा B यहाँ पर मैट्रिक्स को दर्शा रहा है और हमारा C यहाँ पर क्रिस्टी को दर्शा रहा है और हमारा D अपना आंतरिक झिल्ली स्थान को दर्शा रहा है। हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, वे जीव जो मवेशियों की आंत्र में पाए जाते हैं तथा जैव गैस यानी कि बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं, वे कौन होते हैं? तो वे मेथेनोजेंस होते हैं, सीधे ही आपको याद करना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस संघ में जैव संदीप्ति अच्छी तरह प्रदर्शित होती, यानी कि बायोइन्यूसेंस किसमें अच्छी तरह से प्रदर्शित होता है बताना है। तो यह अपने तीनों फोरम में अच्छे से प्रदर्शित होता है, आपको याद करना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से एक के अलावा सभी जिम्नोस्पर्म के लक्षण है, वह लक्षण है। तो वह लक्षण है द्विनिषेचन, यह अपना द्विनिषेचन अपना एंजियोस्पर्म का लक्षण है। चलिए तो याद कर लेंगे सीधा। आगे हमारा क्वेश्चन है, सूरजमुखी में पाया जाने वाला पुष्पक्रम है। तो सीधे आपको याद रखना है कि सूरजमुखी में पाया जाने वाला पुष्पक्रम मुंडक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह वर्गीकी सहायता साधन जिसमें पौधों के एकत्र नमूने को कागज की शीट पर सुखाकर दबाकर परिरक्षित करते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम सभी जानते हैं कि इसे हर्बेरियम कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पायरीनाइड्स में क्या होता है? तो अपना जो पायरीनाइड्स होता है वह केंद्र में प्रोटीन व चारों तरफ स्टार्च होता है अपना पायरीनाइड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सेंट्रियोल की काट के विषय में हमें सही विकल्प को चुनना है। तो हमारा सेंट्रियोल में परिधीय सूक्ष्म नलिका त्रिक हमारा न होता है और केंद्रीय सूक्ष्म नलिका नहीं होता है और हमारा धुरी एक होता है और इसमें दंड यानी कि स्पोक न होते हैं और अंतर त्रिक सेतु यहाँ पर ना होता है। सीधे आपको याद रखना है, ये अपना बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आने लायक। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बता रहा है कि कोशिका चक्र की क्रमानुसार 3 घटनाएं दी गई है और बताना है बी घटना के लिए कौन सा विकल्प सही है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले सिनोप्टोमियल कॉम्प्लेक्स बन रहा है और उसके बाद लास्ट में कायजमेटा का उपाधि भवन हो रहा है। तो अपना बीच में यहाँ पर असमजात गुणसूत्रों के बीच जीन विनिमय यानी कि क्रॉसिंग ओवर होगा, देख सकते हैं, सीधे ही सरल क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन के संदर्भ में सही विकल्प को बताना, यानी कि समसूत्री विभाजन के संदर्भ में सही कथन। तो देखते हैं, मध्यावस्था यानी कि मेटाफेज में गुणसूत्रों का मध्य रेखा की ओर गमन एवं मध्य रेखा पट्टिका के साथ एक रेखा में व्यवस्थित होना, तो यह सही विकल्प है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कितने कथन सही हैं? तो चलिए देखते हैं। वार्षिक वलय में द्वितीयक फ्लोएम, तो यह जाएगा वार्षिक वलय में द्वितीयक जाइलम और हमारा रे रश्मियों की पट्टिकाएं होती हैं, तब यह सही होता। पूरक कोशिकाएं फेलोडर्म की सक्रियता से बनती हैं, तो यह फेलोडर्म की नहीं, यह अपना कार्क की सक्रियता से बनता है।
तो यह भी हमारा अगला हो जाएगा। और द्वितीयक वृद्धि के समय द्वितीयक फ्लोएम की तुलना में द्वितीयक जाइलम अधिक मात्रा में बनता है, हमारा यह सही बात है। और हमारा अंतिम हमारा जो पॉइंट है वह है अंतःकाष्ठ द्वितीयक जाइलम का परिधि भाग होता है तथा जल लवणों का संवहन नहीं करता है। तो यहाँ पर हमारा केवल एक ही कथन सही होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी अस्थि सेसेमाइड यानी कि सेस्मोइड अस्थि कहलाती है, मतलब उदाहरण है। तो हमारा पटेला एक सेस्मोइड अस्थि का उदाहरण है, आपको याद कर लेना है, यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में हमें एलाइन अमीनो अम्ल की संरचना तो आपको सीधे याद रखना है कि एलाइन में मेथाइल ग्रुप होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमें बताना है कि साइनोबैक्टीरिया का वह लक्षण जो हरित पादपों के समान है, तो वह यह है कि इनमें क्लोरोफिल की उपस्थिति हरित पादपों के समान लक्षण है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है सिलेंट्रेटा का कौन सा सदस्य मेटाजेनेसिस दर्शाता है, तो यह भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। हमारा ओबेलिया अपने सिलेंट्रेटा का सदस्य है जो मेटाजेनेसिस दर्शाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर सकते हैं सीधे ही। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमें चित्र को पहचानना है और इसके उतक के प्रकार को भी पहचानना है। तो यह अपना स्थूल पूर्णोतक उतक और यह सरल स्थायी उतक यानी कि यह कॉलेनकाइमा और सिंपल परमानेंट टिश्यू है, सीधे आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है मोनोसेकेराइड का एल्डिहाइड समूह शामिल होगा, मतलब अपना जो मोनोसेकेराइड का एल्डिहाइड समूह है वह किसमें शामिल होता है, तो वह ग्लाइकोसिडिक बंध के निर्माण में भी शामिल होता है और हेमी एसिटेल बंध के निर्माण में भी शामिल होता है। तो यह आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किस संघ में बाह्य और अंतःकोशिकीय पाचन होता है, तो बताना है हमें किस संघ में बाह्य और अंतःकोशिकीय पाचन होता है। तो सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा दोनों में ही बाह्य और अंतःकोशिकीय पाचन होता है, यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है अंड युग्म की पाई जाती यानी कि ऊगेमी किसमें पाया जाता है, तो अपना ऊगेमी फ्यूकस और वॉल्वाक्स में पाया जाता है, यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सीधे आपको याद कर लेना है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है डबल स्टैंडर्ड डीएनए में 50 प्यूरिन है तो डीएनए की लंबाई होनी चाहिए। तो इसको आपको इस प्रकार समझना है कि अब अपने डीएनए में 50 प्यूरिन है, तो 50 प्यूरिन है तो यहाँ पर 50 अपना पायरिमिडीन भी होगा, तो 50 और 50 यहाँ पर दोनों हो गए अपना 100। तो और हम जानते हैं कि दो क्षार युग्मों के बीच दूरी 0.34 नैनोमीटर 0.34 नैनोमीटर होती है। तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारे पास 34 यानी कि 34 नैनोमीटर हो जाएगा, यह सही है, सीधे ही आपको याद करना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है डायनोफ्लैजिलेट्स के संदर्भ में कौन सा लक्षण सही नहीं है, बताना है कि डायनोफ्लैजिलेट के लिए कौन सा लक्षण सही नहीं है। तो चलिए देखते हैं कवच युक्त इन्हें मतलब कवच युक्त शैवाल कहते हैं, सही बात है। द्विकशाभिकी होते हैं, सही बात है। सिलिका युक्त कोशिका भित्ति, तो यह अपना इसका गुण नहीं है, यह अपने क्राइसोफाइट का गुण है और जैव प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं, यह भी सही बात है। हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही नहीं है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है वह शैवाल जिसके युग्मक नाशपति के आकार के होते हैं तथा जिन पर पार्श्वी दिशा में 2 कशाभिकाएं होती हैं, तो हमें बताना है कि यह कौन से शैवाल का यह लक्षण है, तो यह अपने भूरे शैवाल का लक्षण है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। तो चलिए
देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमें बताना है कि यह पुष्प सूत्र किस पादप का है। तो एक बार आप पुष्प सूत्र को देख ले और मैं आपको इसका सही आंसर बताने वाला हूं। तो यह अपने सोलेनेसी कुल का सूत्र है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अंतर कशेरुकी डिस्क और प्यूबिक सिम्फाइसिस कौन सी उपास्थि को प्रदर्शित करता है, यानी कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क और प्यूबिक सिम्फाइसिस कौन से कार्टिलेज को प्रदर्शित करता है। तो यह अपने व्हाइट फाइब्रस अपने कार्टिलेज को प्रदर्शित करता है, सीधे आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है किस जंतु के शरीर में विद्युत अंग पाया जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि टारपीडो के शरीर में विद्युत अंग पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है शरीर की सबसे कठोरतम उपास्थि है। तो बताना है कि यहाँ पर पूछ रहा है कि शरीर की सबसे कठोरतम उपास्थि है। तो यह कैल्सीभूत उपास्थि सबसे कठोर उपास्थि है, सीधे ही आपको याद कर लेना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमें यहाँ पर ए और बी को भरना है। तो घासों में ए अधिचर्म की निश्चित कोशिकाएं बड़ी खाली रंगहीन कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती हैं तथा ये कहलाती हैं। तो यह ए यानी कि अभ्यक्ष यानी कि एडेक्सियल और यह बुलीफार्म कोशिका यानी कि आवर्ध तत्व कोशिका कहलाती है, सीधे ही आपको याद कर रखनी है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है हमें यहाँ पर ए बी और सी को दर्शाना है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर यह तंत्रिका रज्जु है और हमारा ऑप्शन नंबर बी यह हमारा पृष्ठ रज्जु है और हमारा सी यहाँ पर यह क्लोम दरार है, सीधे आपको याद करना है। हमारा ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर सही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीट का उदाहरण है। तो यहाँ पर जो हमारा एपिस यानी कि मधुमक्खी यह आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीट का उदाहरण है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा विकल्प समबीजाणु टेरिडोफाइट के प्रोथैलस से संबंधित नहीं है। तो हमारा यह एक लिंगाश्रयी होता है, यह गलत है, बाकी अन्य सभी उससे संबंधित हैं, आप पीडीएफ से देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन के लिए असत्य है, बताना है कि इसमें से प्रोटीन के लिए कौन सा असत्य है। तो देखते हैं प्रोटीन के गुणधर्म अमीनो अम्ल के क्रम पर निर्भर करता है, सही बात है। तंतु प्रोटीन में द्विसंरचना वाली प्रोटीन मिलती है, सही बात है। डाइसल्फाइड बंध का निर्माण एक ऑक्सीकरण कदम है, तो यह गलत है। तो हमारा सही आंसर हमें मिल गया। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किस संघ में पाचन तंत्र केवल एकल छिद्र द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। तो यह अपने प्लेटीहेल्मिन्थेस में होता है, सीधे ही आपको याद करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न चित्र किस प्रकार की समिति को दर्शाता है। तो यह अरी समिति को दर्शाता है, सीधे आपको याद कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है हमें यहाँ पर सही युग्म का चयन करना है। तो चलिए देखते हैं वुचेरिया फाइलेरियाई कृमि, यही हमारा सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक गुणसूत्र में आवश्यक रूप से होता है। तो भाई प्रत्येक गुणसूत्र में आवश्यक रूप से प्राथमिक संकीर्णन होता ही है और प्राथमिक संकुचन मतलब प्राथमिक संकीर्णन होता है। और इसे क्या कहते हैं आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे, आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे अगले क्वेश्चन में गोल्जी काय के भागों के कोई एबीसीडी को हमें पहचानना है। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा यहाँ पर ए हमें सिस्टर्नी दर्शा रहा है और हमारा बी यहाँ पर यह निष्कासित
पुटिका है और हमारा सी वह सिस फेज है और हमारा डी ट्रांस फेज है। हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से जीवों में गैस रिक्तिका उपस्थित होती है? आपके एनसीईआरटी में दिया गया है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। तो अपना जो गैस रिक्तिका यानी कि गैस वैक्यूम है वह ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण करने वाले बैंगनी जीवाणु में पाया जाता है। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण करने वाले हरित जीवाणु में भी पाया जाता है। तो आपको सीधे याद कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जब पुंकेसर के केवल पुतंतु आपस में संसंजित होकर 2 से अधिक बंडल बनाते हैं और यह किसमें पाया जाता है? तो यह अपना सिट्रस में पाया जाता है, यानी कि यह अपना बहुसंगी होता है। इसी को बताना चाह रहा है यह। चलिए बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर आपको याद कर लेना है कि अपना मटर है वह द्विसंगी है और अपना गुलहड़ अपना एक संगी है। यह भी आप याद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, एपीफाइजल प्लेट सहायता करता है, यानी कि एपीफिजियल प्लेट सहायता करता है। तो हमारा जो एपीफिजियल प्लेट होता है वह अस्थि के दीर्घीकरण में सहायता करता है और इससे अपना लंबाई बढ़ता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बताना है कि इनमें से कितने विषम बीजाणु टेरिडोफाइट हैं? तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि सीधा सिलेजिनेला और साल्विया बस यहाँ पर विषम बीजाणुक हैं, अन्य सम बीजाणुक हैं। सीधे आपको याद कर लेना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें इस चित्र को पहचानना है और ABC को भरना है। तो यह अपना संयुक्त वर्धी संवहन पूल है और ए हमारा यहाँ पर फ्लोएम है और बी हमारा एधा यानी कि मतलब कैम्बियम है और हमारा सी यहाँ पर जाइलम है। सीधे आपको याद रखना है। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। आपके एनसीईआरटी का चित्र है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मोडेस्माटा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह हमारा आज का सेकंड राउंड क्वेश्चन है। तो बता देते हैं कि यह कवकों में नहीं पाया जाता। तो यह गलत है। कवकों में कहीं कहीं पर भी प्लाज्मोडेस्माटा उपस्थित हो सकता है, अन्य सभी सही है। आप इसको देख सकते हैं। हमारे मतलब देख लेते हैं यहीं पर। अब यह सिम्प्लास्टिक विधि से कोशिकाओं के मध्य विलय के परिवहन में सहायक है। सही बात है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सदरी नलिकाएं रखते हैं जिन्हें डेस्मोट्यूबुल्स कहते हैं। यह भी सही बात है। ये पड़ोसी कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को जोड़ने का कार्य करते हैं। यह भी सही बात है। आप याद रख सकते हैं। और हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन से बीजाणु बेसिडियोमाइसिटीज में सामान्यता नहीं होते हैं? तो हमारा कोनिडिया बेसिडियोमाइसिटीज में नहीं होता है। यह अपना एस्कोमाइसिटीज में होता है और अन्य अपने बेसिडियोमाइसिटीज में पाए जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो मेरी मेहनत अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आपको मेरा नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। आप सभी को मेरा जय श्री राम और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आज के लिए आप सभी को धन्यवाद।